नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीआई न्यूज़। मैं हेमंत अधिकारी। आज मैं एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में हूँ और सर मैं खासतौर में नेपाल एनवीआई न्यूज़ से हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी हैं, खासतौर में इस वक्त खासतौर पर कीट यूनिवर्सिटी के व्यवहार की वजह से नेपाल क्या पूरे विश्व में भारत का कहीं ना कहीं नाम खराब हुआ है। तो नेपाल के अभिभावक और नेपाल के विद्यार्थी और नेपाल सरकार भी इस बात में एक शंकास्पद में आ गए कि भारत के साथ जो विद्यार्थी भेज रहे हैं वो हम क्या से क्या करना चाहिए में आ गए, सोचने में आ गए हैं। इस विवाद की वजह से सिर्फ एशियन यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे दिल्ली के या पूरे भारत के यूनिवर्सिटी में फर्क पड़ रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा है, मेरे ख्याल से एक इंसिडेंट को इतना नहीं महान समझना चाहिए। खासतौर पर इस यूनिवर्सिटी में नेपाल के बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं और हमेशा ही अच्छा वातावरण रहा है। कभी भी, मैं तो अभी साल से आया, लेकिन कभी भी कोई शिकायत का मौका किसी नेपाली बच्चे से नहीं मिला। नेपाल के टीचर्स हमारे यहाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल के नॉन टीचिंग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ जो गलत हुआ, लेकिन उसकी वजह से ऐसा कोई सीरियस प्रभाव नहीं समझना चाहिए। नेपाल के प्रति भारत का रवैया हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। और जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा, नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिस पर कोई वीसा नहीं है, एक प्रदेश की तरह ही उसको ट्रीट भी किया जाता है। हालांकि बॉर्डर अलग है, सरकार अलग है, विचार अलग होंगे, लेकिन रोटी बेटी या संस्कार संस्कृति एक ही है। तो कहीं ना कहीं और कंट्रियों के साथ उसको समावेश किया जाता है। तो नेपाल बेशक नियरेस्ट कंट्री तो है ही, लेकिन नियरेस्ट के साथ साथ में भूटान के तरह ही थोड़ा कम से कम पूरा बॉर्डर ओपन बॉर्डर की तरह है, ये बहुत ही कम मिलता है। और नेपाल जिन हिसाब से और भी कहीं ना कहीं ऐसा विचार कहीं ना कहीं लोगों का जो आ रहा है, जैसे प्रोफेसर लेवल में बोलना कि भाई आपके जीडीपी से ज़्यादा हमारी कॉलेज है क्या ना, या तुम्हारी एम्बेसी की ऐसी की तैसी बोलना, इस तरह से सवार व्यवहार क्या शोभा देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। और जो गलत है सब गलत ही रहेगा। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि नेपाल से जो भारत के संबंध हैं वो सिर्फ देश टू देश वाले नहीं है। हाँ। इतने लोगों का आपस में शादी ब्याह हुआ है, आना जाना है कई बॉर्डर से, तो इसलिए वो उस एंगल से हमारा सांस्कृतिक संबंध ज़्यादा है। और ये जो बच्चों ने कह दिया या किसी ने कह दिया गलत है, लेकिन अब जब जनता ज़्यादा होती है तो किसी को नहीं कभी समझ में आता। बिल्कुल, धार्मिक क्षेत्र में भी जैसे पशुपतिनाथ मंदिर जो है, कैलाश मंदिर जो है हमारा जो है, जब तक हम जो है दर्शन नहीं करते तब तक हम पशुपति नहीं। हम आपको बताते, पिछले बार हम नेपाल में थे महाशिवरात्रि के दिन। हाँ जी। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आज तो जाना असंभव है। हाँ जी। और वो 15,000 की टिकट लें फिर भी मुश्किल है। मैंने कहा नहीं, भगवान की दया से पशुपति नाथ जी के पास आज मैं महाशिवरात्रि पे हूँ तो हम जाएंगे। तो हम गए। तो ये जो आप कह रहे हैं ये संस्कृति तो सिमिलर है। तो नेपाल और भारत में अभी इतने नेपाली काम करते हैं, यहाँ कोई संस्कृति में कभी कोई दिक्कत नहीं। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है। तो मेरा यही कहना होगा कि इस आइसोलेटेड इंसिडेंट को आइसोलेटेड इंसिडेंट की ही तरह देखा जाए, और जिसने कहा उससे गलती हुआ, लेकिन इसको राष्ट्रीय भावना से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं तमाम नेपाली पब्लिक, नेपाली विद्यार्थी, नेपाल सरकार और विश्व में रह रहे नेपाली की भावना जो कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, उस पर भी आप खासतौर में एक टीम है एशियन यूनिवर्सिटी के, इस विषय में आप दर्शकों को बता दें। देखिए, जो भावना को चोट पहुंची है उसको तो टाइम के साथ ही ठीक होना होगा। लेकिन एससीयू यूनिवर्सिटी में जितने नेपाली छात्र हैं या एम्प्लॉयज़ हैं या टीचर हैं, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं हुआ और वो उतने ही सौहार्द से रहते हैं जितने भारतीय बच्चे। और मुझे पूरा विश्वास है ये रहेगा। और मैंने बाकी भी कई यूनिवर्सिटीज़ में नेपाली बच्चे देखे हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं आई। तो मैं फिर यही कहूँगा कि ये जो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है, इससे अपने दिलों को प्रभाव न किया जाए। इसको एक जैसे होता है कि कोई गलत बात हो गई वन से भाई, उसी रूप एक्सीडेंट के रूप में देखा जाए और इसको छोड़ दिया जाए।
बिल्कुल, आगे भी नेपाली चाहे यूनिवर्सिटी में हो, विद्यार्थी हो या कोई आम नागरिक भी हो, एक की गलती से सबको समावेश करना भी कहीं न कहीं भारत की तरफ से भी गलती हो रही है। और अंतिम में ये कहूँगा कि जो आपके यूनिवर्सिटी में कोर्स हैं, हमारी पब्लिक में कि ये कोर्स है, आप इस कोर्स में इस ढंग से आप आ सकते हैं, हमारे कॉलेज में आपका स्वागत है। हाँ। इस तरह से आप तो सब दे रख दीजिए, कौन-कौन से कोर्स हैं? हमारे यहाँ जो कोर्स हैं, हाँ जी। इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कंप्यूटर साइंस, और अगले साल जो नए कोर्स ऐड होंगे, मैनेजमेंट, बीटेक भी हो रहा है। बीटेक, हाँ बीटेक, और अगले साल जो होंगे बीबीए, एमबीए, एमसीए, और वर्चुअल का ऑनलाइन भी होंगे। तो इस हर कोर्स में नेपाली बच्चों का स्वागत है, और हर कोर्स में नेपाल की सीटें रिजर्व हैं। लेकिन क्योंकि कुछ दूसरे देशों से बच्चे नहीं आ पा रहे, तो मुझे ये लगता है कि ये नेपाल के बच्चे अपने कोटा से ज़्यादा भी आना चाहेंगे, तो भी हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनको ले पाएंगे। बिल्कुल। एनवीआई न्यूज़ के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय नमस्कार। ओके जी, नमस्कार। सर, साउथ एशिया जो सेशन है, इस बारे में क्या कहना चाह साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्या लॉन्चिंग हुई है और इसके क्या साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बहुत से नए कोर्स शुरू हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, जिसमें मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट डायमेंशन, एआई, आईओटी, डेटा साइंस, इसमें कोर्सेज हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोर्सेज हैं। एक ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जॉब को छोड़ के आना, वो भी पढ़ सकें। और सार्क देशों में जिन बच्चों को कभी वीज़ा की प्रॉब्लम आती है या वीज नहीं है, वो भी डिग्री ले सकें इस यूनिवर्सिटी में। सर, जिस मकसद से बनाया गया था यूनिवर्सिटी, उससे थोड़ा सा हटके हो रहा है, तो कैसे कहते हैं? नहीं, हटके नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है। हाँ। ये यूनिवर्सिटी बना ही इसलिए था कि सार्क देशों की जो कॉमन रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जा सके। वो तो सभी को शामिल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे वही हो रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें जो स्टूडेंट्स के एडमिशन का प्रोसेसर क्या है और किस तरह है? स्टूडेंट के एडमिशन का एक तो हमारा अपना एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके लिए भारत में बहुत से सेंटर्स बनते हैं। दूसरे देशों में हम सेंटर बनाते हैं, लेकिन बहुत से सेंटर तो दूसरे देशों में नहीं बनाए जा सकते थे। इसलिए इस साल हमने फैसला किया कि दूसरे देशों के बच्चे अपने घर से ही प्रॉक्टर एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं, जो आज का सॉफ्टवेयर द्वारा हो सकता है। और तीसरा मैंने ये कहा कि यदि किसी और देश का भी कोई नेशनल एंट्रेंस टेस्ट हो, उसको भी हम मान्यता दे देंगे। जैसे भारत में हम बीटेक के बच्चों के एडमिशन के लिए साउ का एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और जेईई भी लेते हैं, इसी तरह से किसी और देश का भी कोई स्टैंडर्ड टेस्ट हो तो उसको भी हम। सर, जो फॉरनर, मैं पूछूंगा, फॉरनर जो नेपाल से या और कहीं कंट्री से आते हैं, तो उनके लिए क्या एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा बीटेक के लिए? उनको बीटेक के लिए या तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट पास करेंगे, या यदि वो भारत में हो, जेईई भी अलाउड है कुछ फॉरेन बच्चों को, जेईई पास करें तो भी ठीक है, या वो उनके देश का कोई एंट्रेंस टेस्ट होता हो तो उसको पास करें तो ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मैनेजमेंट के कोर्सेज शुरू किए हैं। साइंस का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में कोर्स शुरू किया है। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए और एग्जीक्यूटिव पीएचडी कोर्सेज शुरू किए हैं, ताकि उनको इस बात की दिक्कत न महसूस हो कि हम रेगुलर एडमिशन के लिए हमारे पास समय नहीं और हम डिग्री से वंचित रहे। कई एनजीओ और ट्रस्ट भी इस पर काम करते हैं, उन लोगों को क्या जोड़ने के लिए है साउथ एशिया? डिपेंड करता है, मुझे उसके डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एनजीओज और ट्रस्ट की क्वालिटी में बहुत वेरिएशन है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से किसी को जोड़ने के लिए मुझे उसके क्रेडेंशियल। आपने एग्जीक्यूटिव खासतौर पीएचडी के लिए से बात की, सर एमबीए एग्जीक्यूटिव भी शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा सफल, क्योंकि 2-3 चीज़ होती है, रिगर तो लाना ही पड़ेगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स को यदि साथ में डिग्री करनी है
तो उसको भी अपनी कमर कसनी पड़ेगी कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, घर भी देखना है, प्रोफेशन भी देखना है, पढ़ाई भी देखनी है, तो उसमें कई बार नहीं हो पाता। हम क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सफलता की इंटरनेशनल क्वालिटी चाहिए, वो भी ठीक नहीं होगा, ना हासिल ना नशा। और दोस्तों क्या दोस्तों ये कोर्स वर्क किसी और जगह से किया है और वही कोर्सेज हमारे यहाँ पर भी हैं, तो वो उसको दोबारा नहीं करना चाहिए। तो पीएचडी में तो ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जैसे आपने बताया कि यूजी में या पीजी में एमईपी के तहत तो ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सही तरीके से वहाँ पर भी अभी इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारा तो फिर एमईपी विद इन इंडिया क्या वी शैल एक्सपेंड इट टू द एंटायर साथ। अगर आप इसका देखें रिसर्च इस पर किया जाए व्हाट स्टूडेंट फील्स, ये पाएंगे कि लोगों का ये इस तरीके का रुझान है कि लोग चाहते हैं कि जहाँ मैं कन्वेंशनल तरीके से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वहाँ पे वो चीज़ मिल नहीं रहा है एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे फैसिलिटी मिल नहीं रहा है। तो दे आर नाउ एक्चुअली एकदम कंप्रेस्ड हो, अगर उनको इस तरीके का कुछ फैसिलिटी मिलेगी तो वो भी यूनिवर्सिटी चाहेगी कि मैं भी अपने बच्चों को यहाँ से नया चीज़ दे पाऊँ, इनोवेशन जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, जो कि लोग दूसरे कर रहे हैं, बाकी बच्चे वहाँ पर रिटेन इट इज़ लाइक यू नो जैसे इंश्योरेंस में होता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जैसे अगर आप लोग रिकॉल करें तो अभी मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो क्या हम इसको वन नेशन वन डिग्री से नहीं रिप्लेस कर सकते? तो अगर इस तरीके का कुछ हो जाए तो स्टूडेंट को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो कुछ क्रेडिट कहीं से कर ले, कुछ क्रेडिट कहीं से कर ले। इट विल बी अ वंडरफुल। बहुत बढ़िया।